प्रतीक्षा वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी पर आईना सच का। आज हम ऐसे एक विषय पर बात करेंगे जो शायद आपको थोड़ा चौंका दे। क्या आपको लगता है आपकी डिजिटल प्राइवेसी के लिए सिर्फ आपका स्मार्टफोन ही जिम्मेदार है? अगर ऐसा है तो जरा ठहरिए, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ आपका स्मार्टफोन ही नहीं बल्कि आपका अपना स्मार्ट टीवी भी आपकी हर एक हरकत पर पैनी नजर रखता है। फिर हम बताएंगे आपको जो लोग ट्रेन में सफर करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। और अब हम बताएंगे गौ माता के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा। राजस्थान की गौशालाओं में डुप्लीकेट टैग लगाकर अनुदान की लूट की जा रही थी। टैग रिपोर्ट ने खोली 20 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी की परतें। आगे बताएंगे हम आपको पूरी डिटेल। साथ ही बताएंगे इंसानों की तरह अब कुत्तों के लिए भी आया डेटिंग ऐप। अकेलेपन से जूझते पालतू कुत्तों को मिल रहा है खेल और दोस्ती का साथी। आगे बताएंगे हम आपको पूरी डिटेल्स। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं आपका टीवी जिस पर आप अपनी पसंदीदा फिल्में और सीरीज देखते हैं, वो भी लगातार ये रिकॉर्ड कर रहा है कि आप क्या देखते हैं, किस तरह के कंटेंट में आपकी दिलचस्पी है, कौन से ओटीटी चैनल आपकी पसंद है, आप अपनी पसंदीदा सीरीज का आनंद किस प्लेटफॉर्म पर ले रहे हैं। इस तरह की ढेर सारी जानकारी आपका स्मार्ट टीवी लगातार इकट्ठा करता है। ये डेटा सीधे आपके टीवी से सर्वर तक भेजा जाता है और फिर इस जानकारी का इस्तेमाल आपको टारगेटेड विज्ञापन दिखाने के लिए होता है। यानी जो आप देखते हैं उसी से जुड़े विज्ञापन आपको दिखाए जाते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे आपका स्मार्ट टीवी आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकता है और आपको इससे कैसे बचना है। दरअसल हम सभी सोचते हैं कि हमारे स्मार्टफोन हमारी हर हरकत पर नजर रखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका स्मार्ट टीवी भी आपकी जासूसी कर रहा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपका टीवी जो आपके मनोरंजन का साथी है, वो आपकी हर एक गतिविधि पर नजर रख रहा है। आप क्या देखते हैं, किस तरह के कंटेंट में आपकी दिलचस्पी है, आप किस ओटीटी चैनल पर अपनी पसंदीदा सीरीज का आनंद लेते हैं, इस तरह की कई सारी जानकारी आपका टीवी लगातार इकट्ठा करता है और सर्वर पर भेजता है। इसके बाद इस डेटा का इस्तेमाल आपको टारगेटेड विज्ञापन दिखाने में किया जाता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो जो आप देखते हैं उसी से जुड़े विज्ञापन आपको दिखाए जाते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर स्मार्ट टीवी में आपका डेटा इकट्ठा करने से जुड़ी सेटिंग्स पहले से ऑन आती हैं। अगर आप इसे बंद नहीं करते हैं तो आपके टीवी की जासूसी का शिकार सिर्फ आप नहीं बल्कि आपका पूरा परिवार होता है। जानकार सलाह देते हैं कि इस सेटिंग को टीवी सेटअप करने के तुरंत बाद बंद कर देना चाहिए। अब सवाल आता है कि टीवी निर्माता इस डेटा का इस्तेमाल क्यों करेंगे? इसका जवाब है विज्ञापन और कंटेंट पर्सनलाइजेशन के लिए। जैसे स्मार्टफोन ऐप्स आपके व्यवहार के अनुसार विज्ञापन तैयार करती है, ठीक वैसे ही टीवी कंपनियां भी आपके देखने के पैटर्न को समझकर आपको पर्सनलाइज्ड विज्ञापन और कंटेंट सुझाती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझाते हैं आपको। स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी की जासूसी में क्या अंतर है और इसका क्या नुकसान है। जब आप अपने स्मार्टफोन पर कंटेंट देखते हैं और एप्स आपके व्यवहार के अनुसार आपके लिए विज्ञापन तैयार करती है, तो उस समय निशाने पर सिर्फ आप होते हैं। आपके बच्चे या घर के बड़े बुजुर्ग इसमें शामिल नहीं होते। हालांकि टीवी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आपका टीवी आप पर नजर रखता है तो वह घर के हर उस सदस्य पर नजर रख रहा होता है जो उस टीवी का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब यह है कि आपके बच्चे के देखने की आदतों से लेकर आपके माता पिता के पसंदीदा शो तक हर जानकारी टीवी कंपनियों के पास जा रही है। यह आपकी प्राइवेसी के लिए एक बड़ा खतरा है। तो इससे बचने के लिए आपको अपने टीवी की कौन सी सेटिंग तुरंत बंद करने देनी चाहिए, वो भी हम आपको बताते हैं। उसका जवाब है ACR सेटिंग। ACR का मतलब है ऑटोमेटिक कंटेंट रिकॉग्निशन। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके टीवी पर चल रहे कंटेंट को पहचान लेती है, चाहे वो कोई फिल्म हो, वेब सीरीज हो या फिर यूट्यूब वीडियो है। यह टेक्नोलॉजी आपके देखे गए हर प्रोग्राम की जानकारी इकट्ठा करती है और उसे टीवी कंपनी यानी कि थर्ड पार्टी को भेज देती है,
इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपके देखने के पैटर्न को समझने और आपको टारगेटेड विज्ञापन दिखाने के लिए किया जाता है। यह ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कोई जासूस आपकी बातों को समझकर आपके लिए खास चीजें ढूंढता है। आमतौर पर यह फीचर स्मार्ट टीवी में पहले से ऑन होता है और यही कारण है कि एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि टीवी सेटअप के तुरंत बाद ACR को मैनुअली बंद कर देना ही सबसे बेहतर होता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं इस सेटिंग को बंद करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने टीवी की सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको प्राइवेसी या टर्म्स एंड कंडीशंस का विकल्प चुनना होगा। यह विकल्प आपके टीवी मॉडल के आधार पर थोड़ा अलग हो सकते हैं। इसके बाद आपको ACR या व्यूइंग डाटा ऑप्शन को ढूंढना है। कुछ टीवी में यह डाटा कलेक्शन के नाम से भी हो सकता है और अंत में आपको ACR या डाटा कलेक्शन को ऑफ कर देना है। बस इतना करने से आप अपने टीवी को आपकी जासूसी करने से रोक सकते हैं। यह कदम उठाना आपकी डिजिटल प्राइवेसी के लिए बेहद जरूरी है। जिस तरह आप अपने घर की सुरक्षा करते हैं, उसी तरह आपको अपनी ऑनलाइन और डिजिटल प्राइवेसी की भी सुरक्षा करनी चाहिए। आपका टीवी आपके घर के अंदर की गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है और इसे सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। हमें यह समझना होगा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारी सुविधा के लिए होना चाहिए, ना कि हमारी जासूसी के लिए। उपभोक्ताओं के रूप में हमें अपने अधिकारों और अपनी प्राइवेसी के बारे में जागरूक रहना चाहिए। यह छोटी सी सेटिंग आपकी और आपके परिवार की प्राइवेसी को सुरक्षित रखने में बहुत मदद कर सकती है। ACR बंद करने के अलावा यह भी सलाह दी जाती है कि आप अपने स्मार्ट टीवी के सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेटेड रखें या किसी भी ऐप को अनुमति देने से पहले उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को ध्यान से पढ़ें। तो देखा आपने कैसे आपका मनोरंजन करने वाला स्मार्ट टीवी अनजाने में ही सही आपकी हर हरकत पर नजर रख सकता है। यह सिर्फ आपके फोन की बात नहीं है, बल्कि आपका टीवी भी आपकी देखने की आदतों, जैसे कि आप क्या देख रहे हैं, कौन से शो पसंद कर रहे हैं या किस OTT प्लेटफॉर्म पर कितना समय बिता रहे हैं, इन सभी पर बारीकी से नजर रखता है। यह सारी जानकारी इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल आपको खास टारगेटेड विज्ञापन दिखाने के लिए किया जाता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि ज्यादातर स्मार्ट टीवी में पहले से डेटा इकट्ठा करने वाली सेटिंग्स पहले से ऑन होती हैं। अगर आप इन्हें बंद नहीं करते हैं तो सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि आपके परिवार का हर सदस्य जो उस टीवी का इस्तेमाल करता है, इस निगरानी का हिस्सा बन सकता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी देखने की आदतें रिकॉर्ड होती रहती हैं। इसलिए विशेषज्ञों की सलाह है कि आप जब भी नया स्मार्ट टीवी सेट करें तो सबसे पहले ACR जैसी सेटिंग्स को तुरंत बंद कर दें। यह एक ऐसी तकनीकी है जो आपके टीवी पर चल रहे हर कंटेंट को पहचानती है और उसकी जानकारी टीवी कंपनियों या फिर थर्ड पार्टीज को भेजती है। तो आज ही अपने स्मार्ट टीवी की सेटिंग्स पर जाएं, वहां प्राइवेसी या टर्म्स एंड कंडीशंस के विकल्प में जाकर ACR या व्यूइंग डेटा या फिर डाटा कलेक्शन का ऑप्शन चुनें और उसे ऑफ कर दें। यह एक छोटा सा कदम लेकिन आपकी और आपके परिवार की प्राइवेसी को सुरक्षित रखने के लिए बेहद अहम है। याद रखें, टेक्नोलॉजी हमारी सुविधा के लिए है, हमारी जासूसी के लिए नहीं। अपने डिजिटल प्राइवेसी को लेकर जागरूक रहें और उसे सुरक्षित रखें। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित रखना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर आप भी उन लाखों भारतीय यात्रियों में से एक हैं जो अक्सर ट्रेन में सफर करते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूं मैं। आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। भारतीय रेलवे ने अपना बहुप्रतीक्षित सुपर ऐप आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। इस शानदार ऐप का नाम है रेल1। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसका इंतजार भारतीय रेल के लाखों यात्री बेसब्री से कर रहे थे। रेल1 सिर्फ एक सामान्य ऐप नहीं है, बल्कि यह आपकी सभी रेल यात्रा संबंधी जरूरतों के लिए एक वन स्टॉप शॉप बनने जा रहा है। अब आपको अलग अलग कामों के लिए कई सारे ऐप डाउनलोड करने का झंझट नहीं पालना होगा। रेलवे के सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि CRIS क्रिस ने इस ऐप को बड़ी मेहनत से तैयार किया है।
इस एक ऐप से आप एक नहीं बल्कि पूरे 9 काम कर सकते हैं। जी हाँ, पूरे 9 काम। सोचिए कितनी सुविधा होने वाली है। तो चलिए आपको बताते हैं कि रेल वन ऐप से आप क्या क्या कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे सुपर ऐप क्यों कहा जाता है। इसकी वजह क्या है कि इस ऐप पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 9 अलग अलग काम एक ही जगह पर कर सकते हैं। अगर आप अब तक ट्रेन से जुड़ी बहुत सारी सेवाओं के लिए अलग अलग ऐप्स का इस्तेमाल करते थे, तो अब उन सभी ऐप्स को अलविदा कहने का समय आ चुका है। रेल वन आपको उन सभी झंझटों से मुक्ति दिलाएगा। इस कमाल के ऐप को बनाया है रेलवे के सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने। क्रिश भारतीय रेलवे की आईटी इकाई है जो रेलवे के लिए आधुनिक डिजिटल समाधान तैयार करती है। उनका लक्ष्य होता है एक ऐसा एकीकृत प्लेटफॉर्म बनाना जो यात्रियों की सभी जरूरतों को पूरा कर सके और उन्हें एक सहज अनुभव दे सके। रेल वन को एक वन स्टॉप शॉप के तौर पर डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है कि रेलवे से जुड़ी आपकी हर जरूरत के लिए आपको बस यही एक ऐप खोलना होगा। चाहे ट्रेन बुकिंग हो, ट्रेन की जानकारी हो या कोई शिकायत हो, सब कुछ एक ही जगह पर मिलेगा। यह यात्रियों की सुविधा के लिए एक नए दौर को शुरू करेगा। तो चलिए अब विस्तार से आपको बताते हैं कि रेल वन ऐप आपकी यात्रा को कितना आसान बनाने वाला है। इस ऐप की सबसे पहली और अहम सुविधा है टिकट बुकिंग। आप इसी ऐप से अपनी रिजर्व टिकट की बुकिंग कर पाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप पर करते थे। सिर्फ आरक्षित नहीं बल्कि अनरिजर्व या जनरल टिकट की बुकिंग भी अब रेल वन से ही होगी। अक्सर लंबी लाइनों से बचने के लिए आप यूटीएस ऐप का इस्तेमाल करते थे, अब वह भी आप इसी में शामिल है। और हाँ, प्लेटफॉर्म टिकट के लिए अब आपको किसी और ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप रोज ट्रेन से सफर करते हैं या फिर आपके पास मंथली या सीजन का पास है, वो भी आप इसी ऐप से बनवा सकते हैं या उसे रिन्यू कर सकते हैं। या खासकर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों के लोकल ट्रेन यात्रियों के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। यात्रा के दौरान अपनी टिकट का पीएनआर स्टेटस चेक करना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, रेल वन आपको तुरंत आपके पीएनआर की स्थिति बता देगा। अब बात करते हैं कुछ और बेहद उपयोगी सुविधाओं की। ट्रेन कहाँ है, कितनी देर में पहुंचेगी, इन सारे सवालों के जवाब के लिए आपको अलग ऐप नहीं चाहिए। रेल वन आपको किसी भी ट्रेन का रियल टाइम रनिंग स्टेटस सब कुछ बताएगा। यह सुविधा यात्रियों को अपनी यात्रा प्लान करने में भी बहुत मदद देगी। अगर आप लंबी यात्रा करते हैं और आपको भूख लग गई है, तो रेल वन आपको फूड ऑर्डर करने की भी सुविधा देगा। अब आप अपनी सीट पर बैठे बैठे अपना पसंदीदा खाना ऑर्डर कर सकते हैं। शिकायतों के लिए भी यह एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। अगर आपको रेलवे की किसी सेवा में कोई कमी दिखती है या आपको किसी अव्यवस्था की शिकायत करनी हो, तो रेल मदद की सेवा भी आपको इसी ऐप पर मिलेगी। अब आपको अलग अलग हेल्पलाइन नंबर या फिर प्लेटफॉर्म ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आपने रिजर्व टिकट बुक की है और यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप रिजर्व टिकट के लिए टीडीआर यानी टिकट जमा रसीद भी इसी ऐप से फाइल कर सकते हैं। यह प्रक्रिया अब और भी ज्यादा सुलभ हो जाएगी। आपको बता दें कि रेल वन जैसे सुपर ऐप का जिक्र पहली बार बीते सितंबर में हुआ था। तब से लेकर अब तक लाखों यात्री इसके लॉन्च का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार ये इंतजार अब खत्म हो चुका है। इसकी लॉन्च अब जाकर हो पाई है। ऐसा माना जा रहा है कि यह ऐप न केवल यात्रियों के लिए अपनी रेल यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बनाएगा, बल्कि यह भारतीय रेलवे के डिजिटल यात्रा अनुभव को भी और नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह रेलवे को यात्रियों के साथ और बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद करेगा। यह ऐप यात्रियों के लिए समय की बचत करेगा, क्योंकि अब उन्हें कई सारे ऐप्स के बीच स्विच नहीं करना पड़ेगा। यह पारदर्शिता बढ़ाएगा और सेवाओं तक पहुंच को आसान भी बनाएगा। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के यात्रियों के लिए भी यह एक वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि अब उन्हें एक ही जगह पर सारी जानकारी और सेवाएं मिल सकती हैं। क्रिश द्वारा विकसित होने के कारण रेल वन ऐप में सुरक्षा और विश्वसनीयता का खास ध्यान रखा गया है।
डेटा प्राइवेसी और ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी आधुनिक मानकों के अनुसार डिजाइन की गई है, जिससे यात्री बिना किसी चिंता के ऐप का इस्तेमाल कर सके। यह एक मजबूत और स्केलेबल प्लेटफॉर्म होगा जो लाखों उपयोगकर्ताओं को एक साथ सेवा देने में सक्षम होगा। रेल वन ऐप भारतीय रेलवे को डिजिटल इंडिया पहल में एक महत्वपूर्ण योगदान देने में मदद कर सकता है। यह सरकार के डिजिटल सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाने के लक्ष्य को और मजबूत करेगा। यह एक और कदम है भारत को एक डिजिटली सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की दिशा में। बेशक किसी भी नए बड़े प्लेटफॉर्म की तरह रेल वन में भी कुछ चुनौतियां होंगी, जैसे कि उपयोगकर्ता अनुभव को लगातार बेहतर बनाना, बग्स को ठीक करना और बढ़ती मांग को पूरा करना। लेकिन जिस तरह से कृष्ण ने इसे विकसित किया है, उससे उम्मीद जताई जा रही है कि यह इन चुनौतियों का सामना कर पाएगा। भविष्य में हम रेल वन में और भी कई नई सुविधाओं के जुड़ने की उम्मीद कर सकते हैं, जैसे कि स्टेशन सुविधाओं की जानकारी, लगेज सर्विस, टूर पैकेज और शायद और भी बहुत कुछ। तो अगर आप भी रेल वन ऐप डाउनलोड नहीं कर पाए हैं तो आज ही अपने स्मार्टफोन ऐप पे जाएं और इसे डाउनलोड करें। आपकी रेलवे यात्रा को पहले से कहीं ज्यादा आसान, सुविधाजनक और सुखद बनाएं। इसे एक्सप्लोर करें, इसकी सुविधाओं का लाभ उठाएं और अपनी प्रतिक्रिया भी रेलवे तक पहुंचाएं ताकि इसे और बेहतर बनाया जा सके। रेल वन ऐप भारतीय रेलवे के यात्रियों के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। यह केवल एक ऐप नहीं है, बल्कि पूरी तरह से बदला हुआ यात्रा अनुभव है। यह दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना सकती है। रेल वन ऐप भारतीय रेलवे के डिजिटल सफर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और यात्रियों के लिए सुविधा का एक नया दौर शुरू करेगा। तो अपनी रेलवे यात्रा को और भी आसान बनाने के लिए आज ही रेल वन ऐप डाउनलोड करें। गाय आस्था का प्रतीक, संस्कृति की आत्मा और राजनीति का एक अहम चेहरा। लेकिन जब गौ माता के नाम पर ही गोरख धंधा शुरू हो जाए तो राजस्थान में गौशालाओं को मिलने वाले सरकारी अनुदान में करोड़ों का फर्जीवाड़ा सामने आया। कैसे डुप्लीकेट टैक्स लगाकर फर्जी गायों के नाम पर पैसा खाया गया, आज हम आपको दिखाएंगे कैग रिपोर्ट के वो पन्ने जो आपको चौंका देंगे। आज हम एक ऐसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश करेंगे जिससे राजस्थान में गौमाता के नाम पर चल रहे करोड़ों के गोरख धंधे को उजागर किया गया है। गौमाताओं को सरकारी अनुदान मिलता है, गौमाता के रखरखाव के लिए पैसे दिए जाते हैं, लेकिन इन्हीं गौशालाओं में किस तरह से डुप्लीकेट टैग लगाकर कागजों पर गायों की संख्या बढ़ाकर करोड़ों रुपए डकारे जा रहे थे, ये सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस खुलासे के बाद अब सरकार भी हरकत में आ गई है और कई गौशालाओं को नोटिस भी जारी किए गए हैं। गायों के नाम पर हर बार जमकर राजनीति होती है। हर सरकार गौशालाओं के विकास और गौमाता की सेवा का बड़ा दावा करती है, लेकिन क्या वाकई जमीन पर ऐसा हो रहा है? गायों के नाम पर हर बार जमकर राजनीति होती रही है। हर सरकार गौशालाओं के विकास और गौमाता की सेवा का बड़ा दावा करती है, लेकिन क्या वाकई जमीन पर ऐसा हो रहा है? राजस्थान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की रिपोर्ट में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर की नामचीन गौशालाएं और पिंजरापोल और हिंगोनिया समेत राज्य भर की कई गौशालाएं गौमाता के नाम पर सरकारी पैसे का डबल गेम खेल रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डबल गेम आखिर है क्या? दरअसल एक ही टैग नंबर को 2 से 3 गायों को अलॉट कर करोड़ों का गबन किया गया, यानी कागज पर एक गाय को कई बार दिखाकर अनुदान ले लिया गया। कैग की रिपोर्ट बताती है कि पिंजरापोल गौशाला में 2.41 करोड़ रुपए और हिंगोनिया गौशाला में 1.31 करोड़ रुपए की बड़ी गड़बड़ी दर्ज की गई। अब सरकार इन दोनों गौशालाओं समेत राजस्थान की 8 जिलों से कुल 20 करोड़ रुपए की रिकवरी करने की बात कह रही है। यह आंकड़ा बताता है कि गौमाता के नाम पर किस बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। इस बड़े घोटाले के सामने आने के बाद सरकार ने क्या कदम उठाए, इस पर भी बात करते हुए
राजस्थान के गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने कहा कि हमारे पास फर्जी अनुदान उठाने की शिकायत आई थी कि जैसलमेर में 28 गौशालाएं ऐसी थीं जो ऐसा कर रही थी। हमने उनके खिलाफ जांच करने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया। इस तरह हमारे 12 करोड़ रुपए की बचत हुई और उसके बाद पिछले 1 साल से लगातार उससे बचत ही हो रही है। कांग्रेस सरकार में कई गौशालाओं को फर्जी अनुदान दिया गया। कैग रिपोर्ट में 20 करोड़ रुपए की रिकवरी की बात हुई। उन्होंने कहा हम रिकवरी भी करेंगे, किसी को फर्जी तरीके से गौशाला का अनुदान की रकम नहीं उठाने देंगे। मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि जांच में जालसाजी सामने आने के बाद जैसलमेर में 28 गौशालाओं को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। ये कोई छोटी संख्या नहीं है। इसके अलावा 49,314 फर्जी गौवंश का खुलासा हुआ और अब तक 29 करोड़ 58 लाख रुपए की बचत हो चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी गौमाता के नाम पर होने वाले इस घोरक धंधे को खत्म करने का संकल्प लिया है। यह साफ दर्शाता है कि सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है। अब सवाल यह उठता है कि यह पूरी गड़बड़ी आखिर किस तरह से हो रही है। कैग की रिपोर्ट में इसका भी विस्तार से खुलासा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जिन गौशालाओं में महज 10 गायें थी, वहां 100 गायें बताकर सरकार से पैसा लिया गया। सोचिए, एक गौशाला अगर 100 गायों के नाम पर अनुदान ले रही है जबकि उसके पास सिर्फ 10 गायें हैं, तो बाकी 90 गायों के नाम पर जो पैसा आ रहा है वो कहां जा रहा है? ये सीधा सीधा सरकारी खजाने पर डाका डालने जैसा है। अनुदान और नियमों में फर्जीवाड़ा करने वाली राज्य की 8 जिलों में कई गौशालाओं की सब्सिडी जनवरी 2025 से ही रोक दी गई। यह एक बड़ा कदम है। इस कदम से अब तक 29 करोड़ 58 लाख रुपए की बचत हो चुकी है। साथ ही इस पूरे मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि ACB से कराई जा रही है और इसका यह मतलब है कि सिर्फ अनुदान रोकने से बात नहीं बनेगी, दोषियों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। जब भी कोई बड़ा घोटाला सामने आता है तो सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। इस मामले में भी यही हो रहा है। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस राज में यह पूरी धांधली शुरू हुई थी। भाजपा नेता का बयान है कि यह कांग्रेस सरकार के समय से चल रहा गोरख धंधा है, हमने इसे उजागर किया है और अब दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता भी पीछे नहीं है। पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर यह धांधली कांग्रेस राज में शुरू हुई थी तो फिर पिछले 1.5 साल से तो सरकार आपकी है, यानी भजनलाल शर्मा की सरकार है। अगर धांधली थी तो आपने अब तक क्या किया? जांच करवाकर गायों को इंसाफ दिला दीजिए। ये आरोप प्रत्यारोप तो खैर चलते रहेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस घोटाले की तह तक जाकर दोषियों को सजा मिले और गौमाता के नाम पर हो रही इस लूट को हमेशा के लिए रोका जा सके। दोनों पार्टियों को मिलकर इस भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में काम करना होगा, बजाय इसके कि एक दूसरे पर दोष मढ़ते रहें। कैग रिपोर्ट में सामने आए इस स्कॉलरशिप घोटाले की अगर बात सरकार कह रही है कि गड़बड़ी की जांच होगी, रिकवरी भी होगी और फर्जीवाड़ा करने वालों का अनुदान भी रोका जाएगा, यानी कि गौ माता के नाम पर लूटने वालों का अब हिसाब होगा। लेकिन कैग रिपोर्ट के बाद राजस्थान सरकार इस मामले की जांच को कितनी तेजी से आगे बढ़ाती है, इसी पर सब कुछ निर्भर रहेगा। क्या इस मामले में बड़े नाम सामने आएंगे? क्या वाकई 20 करोड़ रुपए की रिकवरी हो पाएगी? और क्या गौशालाओं में अनुदान वितरण की प्रक्रिया को इतना पारदर्शी बनाया जाएगा कि भविष्य में ऐसा कोई गोरख धंधा ना हो सके? ये सारे सवाल जस के तस बने हुए हैं। दरअसल यह मामला केवल पैसों के गबन का नहीं है, यह गौमाता के नाम पर आस्था और भरोसे को तोड़ने का भी है। उम्मीद है कि सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी और गौशालाओं को वास्तव में गौमाता की सेवा का केंद्र बनाएगी, ना कि भ्रष्टाचार का अड्डा। यह सिर्फ आर्थिक घोटाला नहीं है, यह लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ भी है। गाय को माता का दर्जा देने वाले देश में अगर उसके नाम पर घोटाले होंगे तो क्या जनता की श्रद्धा कम नहीं होगी? यह एक
बड़ा सवाल है जिसका जवाब सरकार को अपनी कार्रवाई से देना होगा। कहते हैं अकेलापन इंसान को अंदर से तोड़ देता है, उसे मानसिक रूप से बीमार बना देता है। यही वजह है कि हर इंसान एक अच्छे पार्टनर या साथी की तलाश में रहता है और आज के समय में इस तलाश में डेटिंग एप्स का रोल काफी बढ़ गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ इंसान ही नहीं, हमारे प्यारे पालतू जानवर भी, खासकर कुत्ते भी अकेलेपन से जूझ रहे हैं? और क्या हो अगर उनके लिए भी एक डेटिंग ऐप बन जाए? चौंकिए मत, ये कोई विदेश की बात नहीं कर रहे हैं हम, बल्कि अपने भारत में ही हो रहा है। जी हाँ, कुत्तों के लिए एक खास डेटिंग ऐप आ गया है जिसका नाम है डॉफेयर। यह ऐप शहरी भारत में कुत्तों के लिए दोस्त और प्यार भरा साथी ढूंढने में मदद कर रहा है। यानी अब आपके डॉगी को भी मिल सकता है उसका परफेक्ट मैच, खेलने के लिए साथी, साथ टहलने वाला दोस्त या फिर कोई स्पेशल फ्रेंड। इस अनोखे इनोवेशन ने पेट लवर्स की दुनिया में हलचल मचा दी है। ये कैसे काम करता है और इसके पीछे की सोच क्या है, चलिए आपको बताते हैं। डॉफेयर के फाउंडर मॉरिक कंपेली एक दिलचस्प कहानी बताते हैं कि उनका कहना है कि मैं खुद तो कभी कुत्ता पाल नहीं पाया, लेकिन जब भी मैं किसी के घर जाता था तो देखता था कि उनके पालतू कुत्ते कितने अकेले हैं। शहरी लाइफस्टाइल में इंसानों की तरह जानवरों के पास भी आपस में मिलने जुलने का वक्त नहीं होता। यह बात सिर्फ मॉरिक कंपेली ने ही महसूस की। डॉफेयर की टीम ने जब पशु चिकित्सकों, पेट पेरेंट्स और ग्रूमर्स यानी कि पालतू जानवरों की देखभाल करने वालों से बात की तो उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। उन्होंने कहा कि बहुत सारे कुत्ते अकेलेपन की वजह से मानसिक तनाव, बोरियत, यहां तक कि गलत व्यवहार जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। मॉरिक कंपेली ने कहा कि हमने समझा कि ये सिर्फ खेलने या मेटिंग की बात नहीं है, बल्कि ये उनकी इमोशनल वेल बीइंग की जरूरत है। कुत्तों को भी हमारी तरह मेलजोल की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था नहीं जो उन्हें ये मौका दे सके, और इसी सोच से डॉफेयर की शुरुआत हुई। यह सिर्फ एक डेटिंग ऐप नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पेट पेरेंट्स के साथ साथ स्थानीय पेट सर्विस प्रोवाइडर्स और वेटरनरी डॉक्टर्स को भी जोड़ता है। यानी यह सिर्फ दोस्ती और मेटिंग तक सीमित नहीं, बल्कि पालतू जानवरों के लिए एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। डॉफेयर ऐप को मार्च में लॉन्च किया गया था और इसकी शुरुआत में ही इसे सिर्फ 100 यूजर्स के साथ एक छोटे ट्रायल के तौर पर चलाया गया। लेकिन इस ऐप ने जितनी तेजी से ग्रोथ पकड़ी वो वाकई कमाल की है। सिर्फ 2 महीने में ही इसके 10,000 से ज्यादा डाउनलोड्स हो गए। इस तेजी से हुए ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण था सोशल मीडिया पर वायरल हुए पेट इवेंट्स के वीडियोस। लोग अपने प्यारे डॉग्स को दूसरे डॉग्स के साथ खेलते और मस्ती करते देखकर खुद को नहीं रोक पाए और उन्हें पता चला कि ऐसा कुछ करने के लिए एक ऐप भी मौजूद है। इस ऐप पर पेट पेरेंट्स अपने कुत्ते की पूरी प्रोफाइल बना सकते हैं। इसमें उनकी नस्ल यानी ब्रीड, एनर्जी लेवल, स्वभाव और यहाँ तक कि उनकी पसंद नापसंद जैसी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल होती हैं। फिर इन्हीं डिटेल्स के आधार पर डॉफेयर दूसरे कुत्तों से मैचिंग कराता है। यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से फिल्टर लगा सकते हैं, जैसे कि लोकेशन के आधार पर, कुत्तों के व्यवहार के आधार पर या उनके इंटरेस्ट के आधार पर। और जब उन्हें कोई अच्छा मैच मिल जाता है तो वो प्ले डेट प्लान कर सकते हैं। दरअसल यह सिर्फ रोमांटिक जोड़ी बनाने के लिए नहीं है, बल्कि दोस्ती, साथीपन और भावनात्मक आराम यानी इमोशनल कंफर्ट के लिए है। बिल्कुल जैसे इंसानों को दोस्त बनाने की जरूरत होती है, वैसे ही इन बेजुबान साथियों को भी एक दूसरे की जरूरत होती है। डॉफेयर की टीम को इस ऐप को बनाने का असली संतोष तब मिला जब उन्होंने अपने यूजर से सीधा फीडबैक लेना शुरू किया। ऐसी ही एक कहानी है एक महिला यूजर की जो डॉफेयर टीम को हमेशा याद करती रहती है। महिला यूजर्स ने कहा कि मैं पहले अपने कुत्तों के लिए दोस्त ढूंढने की बहुत कोशिश करती थी। मैं वेट्स जो पशु चिकित्सक होते हैं उनसे पूछती थी, व्हाट्सएप ग्रुप्स में पूछती थी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मेरे कुत्ते को हमेशा अकेले रहना पड़ता था
फिर मुझे डॉग फेयर के बारे में पता चला। मैंने सोचा एक बार चलो कोशिश करके देखते हैं। उस महिला ने डॉग फेयर पर अपने कुत्ते की प्रोफाइल बनाई, कुछ मैच मिले और उसने प्ले डेट प्लान किया। फीडबैक कॉल के दौरान उसने डॉग फेयर टीम से जो कहा वो उनके लिए सबसे बड़ा इनाम था। महिला यूजर ने कहा, जब मैंने डॉग फेयर के जरिए अपने कुत्ते के लिए दोस्त ढूंढा तो मेरा कुत्ता बहुत खुश हुआ। उसका अकेलापन दूर हो गया और उसका व्यवहार भी पहले से बेहतर हो गया। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यह सुनकर डॉग फेयर टीम को असली संतोष मिला। उन्हें लगा कि जैसे उनका प्रयास सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक सामाजिक पहल भी है, जो पालतू जानवरों और उनके मालिकों की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ला रही है। अब बात करते हैं सुरक्षा की। डेटिंग ऐप हो या फिर कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म, सुरक्षा एक बहुत बड़ी चिंता होती है। डॉग फेयर ने इस पर भी पूरा ध्यान रखा है। ऐप पर अकाउंट बनाने के लिए मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन जरूरी है। इसके अलावा यूजर्स को अपने पालतू जानवर का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और उनकी फोटो अपलोड करनी होती है। यह सुनिश्चित करता है कि ऐप पर केवल असली और स्वस्थ पालतू जानवर ही रजिस्टर्ड हो। अगर कोई प्रोफाइल संदिग्ध लगती है या किसी के व्यवहार पर संदेह होता है तो उसे रिपोर्ट करने का ऑप्शन भी है और डॉग फेयर टीम तुरंत उस पर कार्रवाई करती है। मॉरी कंपेली ने कहा कि हम डॉक्टर्स और पेट प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर एथिकल ब्रीडिंग के लिए जागरूकता फैला रहे हैं ताकि यह प्लेटफॉर्म गलत हाथों में ना जाए। हमारा लक्ष्य स्वस्थ और खुशहाल पालतू जानवरों को बढ़ावा देना है। एथिकल ब्रीडिंग का मतलब होता है प्रजनन सिर्फ स्वास्थ्य और नस्ल की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर किया जाए, ना कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, खासकर ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां मेटिंग की भी संभावना होती है। डॉग फेयर की टीम इस बात को लेकर काफी गंभीर भी है। डॉग फेयर को हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। इन शहरों में पालतू जानवरों की संख्या काफी ज्यादा है और शहरीकरण के कारण उनके अकेलेपन की समस्या भी बढ़ रही है। टीम लगातार सोशल मीडिया और फीडबैक सेशन के जरिए यूजर से जुड़ी रहती है ताकि ऐप को और बेहतर बनाया जा सके। वो समझते हैं कि यह एक नया कॉन्सेप्ट है और इसे सफल बनाने के लिए लगातार इनोवेशन और यूजर्स का फीडबैक जरूरी है। लेकिन क्या डॉग फेयर के सामने कोई चुनौतियां भी हैं? तो बिल्कुल हैं। सबसे बड़ी चुनौती है जागरूकता बढ़ाना। आज भी कई पेट पेरेंट्स यह नहीं समझते हैं कि उनके पालतू जानवर भी अकेलेपन से ग्रस्त हो सकते हैं और उन्हें सामाजिक मेलजोल की जरूरत है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है विश्वास बनाना। किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोग सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर सतर्क रहते हैं। डॉग फेयर को लगातार यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका प्लेटफॉर्म पूरी तरह से सुरक्षित और भरोसेमंद बना है। और तीसरी चुनौती है रेगुलेशन। जैसे जैसे ऐप्स बढ़ते जाएंगे, सरकार और पशु कल्याण संगठनों को इसके लिए नियम बनाने पड़ सकते हैं। डॉग फेयर जैसी कंपनियों को इन संभावित नियमों के लिए तैयार रहना होगा। इन चुनौतियों के बावजूद डॉग फेयर ने एक अनोखा और सराहनीय कदम उठाया है। यह दिखाता है कि तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ इंसानों की समस्याओं को हल करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे बेजुबान साथियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी किया जा सकता है। डॉग फेयर सिर्फ एक ऐप नहीं है, यह एक संकेत है कि कैसे हमारा समाज पालतू जानवरों के भावनात्मक और सामाजिक कल्याण को लेकर अधिक जागरूक हो रहा है। यह अकेलापन सिर्फ इंसानों की समस्या नहीं है, यह हमारे पालतू जानवरों की भी समस्या है। यह ऐप शहरीकरण के दौर में एक नई उम्मीद जगाता है, जहां कंक्रीट के जंगल में पालतू जानवर अक्सर अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। उम्मीद है कि डॉग फेयर जैसे और भी प्लेटफॉर्म्स आएंगे जो हमारे पालतू दोस्तों के जीवन को खुशहाल बनाएंगे, क्योंकि प्यार और दोस्ती की जरूरत सिर्फ इंसानों को नहीं होती। पालतू जानवर, खासकर हमारे डॉगी फ्रेंड्स, भी अकेलेपन को महसूस करते हैं। डॉग फेयर जैसी इनोवेटिव ऐप ये दिखाते हैं कि अब टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारी नहीं, हमारे पालतू साथियों की जिंदगी भी आसान बना रही है। शहरी जिंदगी की तेज रफ्तार में जहां इंसान भी अकेले हो जाते हैं, वहीं पालतू जानवरों के लिए भी अब दोस्ती के दरवाजे खुले हैं, और वो भी एक ऐप के जरिए। तो अगली बार जब आपको अपने डॉगी उदास देखें तो याद रखिए, शायद उसे भी किसी साथी की जरूरत है। शायद
डॉफेयर आपके लिए ही बना है।